देखो, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर ना 4 से 5 क्वेश्चंस दिया। और अगर वो क्वेश्चंस का एक मैं आपको समरी बताऊं तो वो चीज कुछ ऐसी है कि ये लोग बोल रहे हैं जो भी प्रोसेस, चाहे जो भी कंपनी का हो, वेदर इट इज अकाउंटिंग, वेदर इट इज इन्वेंट्री कैलकुलेशन या इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, वेदर इट इज पेरोल, वेदर इट इज एनी अदर ऑपरेशनल रिलेटेड, बराबर। और अगर आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, इफ यू आर एबल टू, इफ वी आर able to predict, there is आप बोल सकते हैं there is a similar kind of repetitive process है, तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑटोमेट करने के लिए कुछ अजीब अजीब से नाम, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो अजीब अजीब नाम आने वाले, उससे डरना नहीं है। मेन क्रक्स अपने को समझना है। सी, वी आर नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर कि उसको ऑटोमेट कैसे करके बताएं। बट एग्जाम में अगर अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन 4 मार्क के आसपास आने का चांसेस है, आया, तो काफी बच्चे अवॉइड करेंगे उसको अटेम्प्ट करना। बट लिखने से अगर अपने को 2-3 मार्क आ जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, तो बहुत जल्दी हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका, जैसे आप बोलो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, भाई 100 एम्प्लॉयज आए, तो रोज अटेंडेंस का प्रोसीजर तो सिमिलर है ना, तो अपन ने बायोमेट्रिक कर दिया। बायोमेट्रिक के थ्रू क्या आएगा, अटेंडेंस ऑटोमेटेड हो जाएगा, बायोमेट्रिक आपका कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर के साथ। तो अपने को पता चलेगा भाई कितने एम्प्लॉयज कौन से दिन आए, कितने बजे आए, और अगर आर्ली पेमेंट है तो इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। अगर वो आर्ली पेमेंट है तो ऑटोमेशन ऑफ जर्नल एंट्री भी हो सकता है। और ऑटोमेशन ऑफ जर्नल एंट्री है तो जर्नल एंट्री आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट भी ऑटोमेटिकली बन सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, एक सिंपल सा टोल नाका, टोल कलेक्शन सिस्टम। अभी आने वाले टाइम में रिसेंटली बोला है फास्टैग तो है, और एक रिसेंटली ऐसा है कि भाई टोल के जो बिल्डिंग्स है वो ही हट जाएंगे, उसके बदले कुछ एंटीना आ जाएगा, और वो एंटीना आपकी कार की जो है उसको स्कैन कर लेगा। अब वो कार की जो है पर ये चलना भी चाहिए, ठीक है। फास्टैग उतना नहीं चल पाया, तो वो स्कैन करेगा जो एंटीना रहेगा, और स्कैन से क्या होगा, ऑटो डेबिट हो जाएगा अकाउंट में। पब्लिक के अकाउंट में पैसा भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो एनीवेज, कमिंग टू दिस, तो ऑटोमेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के हेल्प से ऑटोमेट किया जाएगा। इसको हम लोग एल्गोरिदम वर्ड भी यूज करते हैं। एल्गोरिदम का मतलब होता है एक फॉर्मूला। तो जो भी हम क्वेश्चंस देखेंगे ना, उसमें मेजरली आपको बोला है कि आप क्लाइंट के सिस्टम को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, हेल्प करके बताओ, वो सारी चीजें। अगर ऑटोमेट नहीं कर रहे तो फिर कैसे ऑडिट करने का या अकाउंटिंग करने का, वो करके बताओ, वो बातें हैं। तो इसको लेके डेफिनेटली एआई वर्ड काफी यूज किया, आजकल सब लोग यूज करते हैं एआई वर्ड, तो वो काफी यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बेसिक बेस है, लॉजिक है इस चैप्टर का। अभी हम लोग जरा चैप्टर के अंदर जाते हैं, तो मैं जो है सीधा आपको पहले क्वेश्चंस पे लेके जा रहा हूँ, फिर कुछ अदर पार्ट्स एक बार ओवरव्यू लेंगे। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन का बात करता हूँ ना, तो पहला क्वेश्चन एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 25 पॉइंट दिया हुआ है, और आंसर में भी 20-25 पॉइंट है, पर इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, ए लिस्टेड कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड आउट इन ईआरपी फॉलोइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वीकनेस। क्या बोला क्वेश्चन ने, फॉलोइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वीकनेस वेर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इंटरनल कंट्रोल। अब क्या वीकनेस है, सब नहीं पढ़ रहे, पर जो भी वीकनेसेस है उसका अपोजिट आपका आंसर होने वाला है। तो वो देखते जरा, देर इज नो appropriate documented process with respect to financial closing and reporting. Changes made to the financial closing and reporting are not valid. Roles and responsibilities are not clearly defined. Individuals in financial reporting roles do not have necessary understanding of the operations. तो कुछ प्रॉब्लम प्रोसेस को लेके बोला है, कुछ प्रॉब्लम एम्प्लॉयज को लेके बोला है, कुछ प्रॉब्लम पॉलिसीज को लेके बोला, तो ऐसा बहुत कुछ बोला है। तो जो आंसर है अगर आप देखो, तो क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रोवाइड इलिस्ट्रेटिव स्टेप्स फॉर फिनेंशियल क्लोजिंग एंड रिपोर्टिंग। तो जो हमारा स्टार्टिंग के 2 पॉइंट है ना, ये प्रोसेस वाले हैं।
मैं दोनों पॉइंट के बाजू में लिख रहा हूँ प्रोसेस। सो एक बार डेफिनेटली आपको पूरा रीड करना चाहिए, बट मैं मेजर क्रक्स पे जा रहा हूँ। तो वेरीफाई दैट द प्रोसेस इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन एंड अपडेटिंग ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड डेडलाइंस। तो सर क्या हो सकता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट डेडलाइन? कंपनीज एक्ट का हो सकता है, सेबी का हो सकता है, कब रिपोर्ट करना है, कब तक रेडी हो रहना चाहिए, ऑडिट कितना टाइम में होना हो जाना चाहिए। तो उसका प्रोसेस अपना रेडी होना चाहिए, कट ऑफ पीरियड वगैरह। तो 31 मार्च आ गया है, जो भी प्रोविजंस बनाने हैं 15 तारीख तक बना दो। तो हर कंपनी का अपना अपना, तो वो प्रोसेस को आपको वेरीफाई करना है। रिव्यू द डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। तो अगर स्टार्टिंग के 2 पॉइंट किसको लेके है? प्रोसेस। टू टू एंश्योर इट अलाइंस विद द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पॉलिसीज। फिर उसके बाद जो पॉइंट्स है वो चेंज को लेके है। तो चेंज के लिए मैं ऐसा डेल्टा साइन बना रहा हूँ। So use the ERP system change management functionality to track and validate the change। अगर कुछ भी चेंज आया, पीपी में चेंजेस आया, प्रोविजंस में चेंज आया, तो ईआरपी के सिस्टम यूज करेंगे। वेरीफाई दैट द चेंजेस आर ऑथोराइज, रिव्यू द चेंज रिक्वेस्ट अप्रूवल। तो ये सारे किस कौन से पॉइंट है? चेंज वाले। और इनफैक्ट क्वेश्चन के अंदर ये चीजें हैं, हम लोग खाली वर्ड यूज कर रहे हैं। वेरीफाई करना, रिव्यू करना, इवेल्युएट करना, ये वर्ड्स आपको यूज करना है। इन केस अगर ये क्वेश्चन आए, मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन 1 आएगा गिवन उसका जो साइज वगैरह है या जैसा है, बट आई वुड से इट इज ए बी कैटेगरी, एवरेज क्वेश्चन। उसके बाद इंडिविजुअल वाले पॉइंट आ गया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हैव नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप यहाँ पे आप देखोगे तो सारे पॉइंट इंसान वाले आ गए, कि वो लोग ट्रेनिंग है कि नहीं, पॉलिसी फॉलो करते हैं कि नहीं, क्वालिफिकेशन बराबर है कि नहीं। और उसके बाद के जो पॉइंट है सब ईआरपी सिस्टम वाले हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ईआरपी वाला। तो हम क्या करें, इतने सारे पॉइंट्स का ग्रुप बना दिया। पहला जो पॉइंट था वो किसको लेके आया था? आपका प्रोसेस को लेके, वैलिडेट करो, रिव्यू करो। उसके बाद का जो पॉइंट आया था चेंज। उसके बाद का जो पॉइंट आया था एम्प्लॉय वाले आए थे, और फिर ईआरपी। अब एक चीज ध्यान रखना, ऐसे आपको ना देखना पड़ेगा आपकी गाड़ी कौन से गियर पे होनी चाहिए। अब ये हम एज ए बोनस कर रहे हैं चीजें, ठीक है। हर बच्चा चैप्टर 17 करके जाएगा ऐसा नहीं। तो अगर आप परफेक्शन एंड मेंटेलिटी से करोगे ना, नहीं आई हैव टू बी बेस्ट, तो बच्चा क्या करेगा, इसमें 20 मिनट इन्वेस्ट कर देगा। पर अपने को 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट में बात खत्म करना। यू डू नॉट हैव टू बी परफेक्ट इस टाइप के इसमें। यू हैव टू बी जस्ट बी बेटर। एक आइडिया लेना है चीजों का, इसको याद करना, रट्टा मारना, प्री कंसीव नोशन की वजह से हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। हम लोग कोई साइंस वाइंस का पढ़ाई नहीं कर रहे कैसा फॉर, ये जो डे टू डे लाइफ के सिस्टम्स की पढ़ाई है। तो पहले से पहले डरने का नहीं किसी क्वेश्चन से। तो वी आर जस्ट गेटिंग अवेयर, अच्छा ये क्वेश्चन आया, तो हमको वेरीफाई करना है प्रोसेसेस को, ईआरपी सिस्टम को, एम्प्लॉयज को। और आप अपना आर्टिकलशिप लाइफ को इमेजिन करो भाई, वहां पे अलग अलग वहां से पॉइंट्स आपके अपने आप बन जाएंगे। तो क्वेश्चन 1 में कुछ खास नहीं था। क्वेश्चन 2 इज ए गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 में, कंपनी XYZ is a manufacturing company that implements Ind AS 2 and wants your advice on utility of ERP system for inventory management. They also aim to integrate ICOFR control। तो ICOFR का यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिखा है, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। So they also aim to integrate ICOFR control into their ERP system to ensure accurate inventory valuation, minimize risk of inventory fraud, and enhance process efficiency. And accordingly, they need your guidance in integrating ICOFR in the ERP system। तो वो चाहते हैं कि आपका ईआरपी में कुछ ऐसा कंट्रोल आ जाए जिसकी वजह से प्रोसेस प्रॉपर हो। You are advised the steps to be followed if the company cannot afford a ERP system but still want to ensure proper implementation of Ind AS 2 to the extent possible। तो आंसर जो है ना आपका 2 से 3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है यहाँ पे, यूटिलिटी ऑफ ईआरपी सिस्टम क्या है, ये पहला पार्ट ऑफ द आंसर है। दूसरा पार्ट है गाइडेंस इन इंटीग्रेटिंग आईसीओआर इन द ईआरपी सिस्टम। और तीसरा जो है, अगर आप ईआरपी नहीं ला पाते तो फिर आप कैसे इंटरनल कंट्रोल को लेके आओगे। तो यूटिलिटी ऑफ ईआरपी सिस्टम फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसमें अपने को ईआरपी के फायदा बताने का है, पहले वाले पॉइंट में। दूसरे वाले में इंटीग्रेटिंग इंटरनल कंट्रोल इन एफआर, तो उसमें ज्यादा पॉइंट होएगा इंटरनल कंट्रोल को लेके।
तो इंटरनल कंट्रोल को लेके एक चीज हमेशा ध्यान रखने का, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। यानी कि जो बंदा ऑर्डर कर रहा है, परचेस ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, और जो बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो दोनों अलग होने चाहिए। जो रिसीव करेगा वो अलग होना चाहिए। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना क्यों जरूरी है? एक सिंपल सा एग्जांपल मैकडी का लो। मैकडी में आप गए, जिसने आपका ऑर्डर लिया ना, वो बंदा आपको डिलीवर नहीं करेगा फूड। डिलीवर कोई और करेगा, और कुकिंग कोई और करेगा। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ओनर अमेरिका में बैठा हुआ है। अगर एक ही बंदा तीनों काम करेगा ना, तो फ्रॉड होने का चांसेस ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, एक बंदे के पीछे दूसरे का सुपरविजन कर देते हैं, दूसरे के पीछे तीसरा, उसके पीछे बाद में। तो इस हिसाब से क्या रहता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। तो अभी हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर ही हम लोग कुछ ऐसा कर दे। इसका बेस्ट एग्जांपल है जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। आपने क्या किया, मिस्टर ए को सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने को दिया, वो लेजर और ट्रायल बैलेंस एक्सेस कर ही नहीं सकता है। मिस्टर बी जो है, उसको सिर्फ लेजर एक्सेस है, वो जर्नल और ट्रायल बैलेंस एक्सेस नहीं करेगा। और मिस्टर सी जो है, वो सिर्फ एक्सेस कर सकता है ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। तो हमारे सिस्टम के अंदर भी तो हम लोग सेटिंग्स करते हैं ना, उसको सेटिंग्स को यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कौन क्या एक्सेस कर सकता है। तो यही है इंटरनल कंट्रोल इन द एफ। तो ये आपको रट्टा नहीं मारना, वी हैव टू बिकम अवेयर। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जहाँ पे 100 बच्चे, नॉर्मल सिनेरियोज में देखो, जो 100 बच्चे हैं, वो 90 बच्चे डरेंगे, नहीं नहीं मैं ये इसको अवॉइड करूंगा। अगर आपने ये आंसर लिखा, तो पेपर चेकर का साइकोलॉजी समझो। उसको क्या लगेगा, भाई ये कि कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा था, इसने अटेम्प्ट किया, तो वो भले ही आपको 1 मार्क मिलना चाहिए, सपोज आपने आंसर खराब लिखा है 5 में से, पर आपको 2 या 3 मिल जाए, बिकॉज आपके पास एडवांटेज आ जाए एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और आंसर बहुत बड़ा है इसका, तो जरा मैंने क्या किया है, पॉइंट्स को अलग किया। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईआरपी सिस्टम इंटीग्रेट। तो ईआरपी का यहाँ पे तारीफ हो रहा है, बाजू में चाहिए तो अपन लिख सकते हैं, फर्स्ट वांट योर एडवाइस ऑन यूटिलिटी ऑफ ईआरपी सिस्टम फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हम लोग ईआरपी का तारीफ कर रहे हैं। तो ये लोग ने बोला ईआरपी सिस्टम की वजह से, लेफ्ट साइड में देखो, बिल ऑफ मटेरियल बराबर से आप अपडेट कर सकते हैं। देखो तारीफ किया ना, मेंटेन अपडेटेड एंड एक्यूरेट बिल ऑफ मटेरियल। दूसरा, इम्प्लीमेंट परचेस ऑर्डर कंट्रोल विद इन द ईआरपी सिस्टम। तीसरा, कॉस्टिंग बराबर हो जाएगा। अभी कॉस्टिंग में अपने को कॉस्ट शीट आता है, कॉस्ट शीट में क्या है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वो तीनों का बात है इधर पर। और इंटीग्रेट कर देंगे ईआरपी के मॉड्यूल, और रिकंसिलिएशन करने में आसानी होगी। ये जो पॉइंट है आप लेफ्ट साइड में नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, तो जस्ट आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, बाजू में नोटबुक में पट 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 लिख सकते हैं। हम्म हम्म हम्म। Implement purchase order control within ERP, define appropriate costing methods, track the labor cost, define overhead absorption rate, integrate the ERP system with general ledger, or perform periodic reconciliation between inventory record within the ERP system. अब ये रट्टा नहीं मानना। यहाँ पे ईआरपी की अगर मैं तारीफ के पॉइंट बोलूँ, तो क्या क्या तारीफ का पॉइंट आया, बिल ऑफ मटेरियल आया, बराबर है, और परचेस ऑर्डर आया, फिर कॉस्टिंग आया। कॉस्टिंग में तीनों पॉइंट बोल दो, अपना कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। और उसके बाद रिकंसिलिएशन आया। और अगर मैं एक आधा पॉइंट डिटेल में पढ़ता भी हूँ, चलो देखो, मटेरियल का देख लेते हैं। डिफाइन अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग मेथड विद इन द ईआरपी सिस्टम टू एलोकेट कॉस्ट टू द इन्वेंट्री accurately. In ERP system should be configured to apply the selected costing method consistently across all inventory transaction. लेबर का ट्रैक द लेबर कॉस्ट विद इन द ईआरपी सिस्टम बाय इंटीग्रेटिंग टाइम कीपिंग और अटेंडेंस सिस्टम। बायोमेट्रिक को अपन ने इंटीग्रेट कर दिया किससे, ईआरपी से। आप बुक माई शो में भी जाते हो, तो बुक माई शो इंटीग्रेटेड है आपके जीपे सिस्टम से। फिर जीपे में पेमेंट करने के बाद फिर टिकट सिस्टम से। फिर टिकट जब भी आप उन काउंटर पे देते हैं, तो वो लोग भी उधर स्कैन कर रहे हैं। हर जगह क्या आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया वैसे। ओके, बड़े आगे। सेकंड जो, फिर रिपोर्टिंग का भी एक पॉइंट है, तो यहाँ पे ईआरपी का तारीफ हो गया। सेकंड जो है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के टाइम पे मैंने आपको बोला था, आपको इंटीग्रेशन किस चीज का कर रहे हैं,
इंटरनल कंट्रोल, आईसीओएफआर का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल आएगा ना, तो कभी भी एसओडी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी यूज करने का। दूसरा, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करो एग्जाम में, कॉन्फ़िगरेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, आईसीओएफआर याद है तो वो भी लिख दो। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर दो। तो एसओडी का बात है। फिर यूजर एक्सेस एज पर रोल, जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, जर्नल, लेजर वगैरह। वर्क फ्लो अप्रूवल ऑथराइज होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ऑथराइज होना चाहिए। इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर अगर बारकोड आता है तो बेस्ट है। तो बारकोड वाला पॉइंट मैं रीड कर रहा हूँ। द कंपनी यूटिलाइजेस बारकोड और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाइंग टेक्नोलॉजी टू एनहांस द इन्वेंट्री कंट्रोल एंड एक्यूरेसी, अलाउइंग रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्री मूवमेंट। इमेजिन आपके फैक्ट्री पे, आपके जो फैक्ट्री है उसमें सपोज करो ट्रक भर के इन्वेंट्री आया, 20 टीवी आए। तो 20 टीवी आए तो जो स्टोर कीपर है वो क्या करेगा? स्कैन करेगा। स्कैन करेगा तो उसका नोटिफिकेशन या तो आपके कंप्यूटर में चला जाएगा या आपके सॉफ्टवेयर में चला जाएगा कि 20 इन्वेंट्री आ गई। और वो स्कैन होने के बाद हमारा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर भी कनेक्टेड है, तो उसमें इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर के अंदर +20 ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो बस वही चीज है। तो जो भी प्रोसेस है, हर हर प्रोसेस में डाल देने का टेक्नोलॉजी, रिप्लेस बाय टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है। और डेटा एनालिटिक्स करना आसान रहेगा, कितना इन्वेंट्री कौन से गोडाउन में है, कितना सेल हो रहा है। दैट इज द, तो डेटा एनालिटिक्स क्या होता है एग्जैक्टली? फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट में बता रहे आपको। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र के कितने लोग जो है, लेटर से मैकडी का एग्जाम्पल लेते हैं, कि कितने लोग वेजी बर्गर खाते हैं, तो लेटर से 70%। गुजरात के कितने लोग मैक वेजी बर्गर खाते हैं, तो पता चला 30%। दिल्ली वाले लेटर से आलू टिक्की ज्यादा खाते हैं, 90%। तो ये क्या हो गया? डेटा एनालिटिक्स, जो कि क्रिकेट में बहुत चलता है। अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में कौन से स्टेट के लोग कौन सी पार्टी को वोट करते हैं, कितना परसेंट वोट शेयर है। जबरदस्त डेटा एनालिटिक्स, वो लोग पूरा दिन न्यूज चैनल वाले बताते हैं। तो दैट इज डेटा एनालिटिक्स। और लास्ट में डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब होता है समरी, पूरा ग्राफ। तो वो अपना तो इंटीग्रेट करो इंटरनल कंट्रोल विद द ईआरपी। डेफिनेटली 2-3 डिवीजन लगेगा। 2-3 डिवीजन होगा तो चीजें गाढ़ी हो जाएगी, इंसेप्ट हो जाएगी। ठीक है। तो अगर ये सेकंड केस देखते हैं तो एसओडी, यूजर एक्सेस, वर्क फ्लो अप्रूवर, तो ये सारे इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड है। लास्ट वाला बोला, अगर आपके पास ईआरपी नहीं है तो काम कैसे करोगे? क्वेश्चन बोलता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करोगे इन द एब्सेंस ऑफ एफिशिएंट ईआरपी सिस्टम। तो ये जो आप लोग क्लाइंट प्लेस पे करते हैं ना, ये वही बोला है यहाँ पे। देखो, सबसे पहले हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं डेटा फ्रॉम द अकाउंटिंग पैकेज इनटू द एक्सेल शीट। तो ये अपने आर्टिकलशिप में किया। फिर हम लोग वो डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर हम लोग फॉर्मूला वी लुकअप वगैरह यूज करते हैं, पाइवट टेबल वगैरह। फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं लेबर कॉस्ट, थोड़ा डायग्राम वायग्राम बनाते हैं। और जो आपका इन्वेंट्री का नॉलेज है, AS2 का, इंड AS2 का, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। हाँ, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट वगैरह वो करते हैं। कुछ नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंस, वो सब ठीक है। फिर आप सारे कॉस्ट को क्या कर लेते हो? टोटल कर लेते हो। कॉस्ट शीट हो जाती है आपकी, सारे कॉस्ट को टोटल कर लेते हैं। और अगर आपको फिजिकल काउंट कर रहे हैं तो आपको जो है रिकंसिलेशन करना पड़ेगा, एक्सेल के डेटा का और रियल इन्वेंट्री का। तो वो रिकंसिलेशन होता है। और फिर आपका फाइनली क्या बनता है? रिपोर्ट बनता है। तो ये जो लास्ट वाला है, ये आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन एब्सेंस ऑफ ईआरपी। तो क्वेश्चन टू एक्चुअली अच्छा है। पहला में ईआरपी का तारीफ था, दूसरे में इंटरनल कंट्रोल। तो ईआरपी, इंटरनल कंट्रोल। तीसरे में अगर ईआरपी नहीं रहा तो क्या करोगे? बस। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन इंडेक्स 109 में है। वहां पे क्वेश्चन अकाउंटिंग के हिसाब से पूछा गया है। और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया, कंपनी जेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इंपोर्टिंग ऑयल सीड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एज वेल एज फॉर ट्रेडिंग पर्पस। इट एंटर्स इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आप सीड्स को होल्ड करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप सीड्स को सेल, होल्ड टिल मैच्योरिटी नहीं करेंगे।
तो अगर होल्ड टिल मैच्योरिटी नहीं होगा तो अकाउंटिंग होएगा फेयर वैल्यू बेसिस पे। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, पर इसका इतना जो लास्ट में चीजें बोला ना, कंपनी जेड wants to determine if the contracts entered into for purchase and sale of oil seeds are derivative within the scope of Ind AS 109 or whether they are executive contracts outside the scope। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन 109 से लिया। और अपना जो चैप्टर 17 का क्वेश्चन है अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें क्या बोला, दो द कंपनी जेड इज यूजिंग एन ईआरपी अकाउंटिंग पैकेज, it is not properly configured to provide the required reports for the above decision making। तो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं किया है, कौन सा डिसीजन मेकिंग, कि क्या वो डेरिवेटिव डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होएगा या एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होएगा। ठीक है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि किसी इंसान को पूछने से अच्छा है कि टेक्नोलॉजी ही बता दे कि आंसर क्या है, वैसा। Therefore, companies that requires your advice on whether such process of determining the nature of contract, तो या तो कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव कब होगा, जब ट्रेडिंग के लिए रहेगा। एग्जीक्यूटरी कब रहेगा, जब आपको वो सीड्स को आगे प्रोसेस करना है, यू हैव टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट, तो एग्जीक्यूटरी। तो क्या ये आंसर बताना, वेदर इट इज पॉसिबल थ्रू यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, तो आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। टेक्नोलॉजी के अंदर अपने को ऐसा फॉर्मूला इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि ये कंडीशंस अगर मैच होते हैं देन द आंसर विल बी डेरिवेटिव, और अगर नहीं होते देन द आंसर विल बी एग्जीक्यूटरी। तो ऐसा कोडिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे whether it is possible, so answer is yes, it is possible। For example, the same can be done by connecting the spreadsheet with the database through open database connectivity or by extracting the data from the accounting package into spreadsheet। तो पहले तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा स्प्रेडशीट को विद द डेटाबेस, और फॉलोइंग स्टेप्स में भी फॉलोड। तो जो कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन है, जैसे कितना क्वांटिटी है, कितना रेट है, कब सेटल होगा, अगर सेटलमेंट बिफोर मैच्योरिटी हो रहा है तो फेयर वैल्यू हो जाएगा। सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, एक्सपोर्ट करेंगे द रिक्वायर्ड डेटा, उसको ओपन करेंगे इन द एक्सेल, क्लीन द डेटा बाय रिमूविंग एनी अननेसेसरी कॉलम्स एंड रोज, ensuring that data is properly format। तो जो भी अपन आर्टिकलशिप में करते हैं वही बातें इधर बोला है। डिफाइन द रूल्स इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्गोरिदम रूल्स डिफाइन करो फॉर कैटेगराइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कि कब डेरिवेटिव कब होगा और एग्जीक्यूटरी कब होएगा। एस्टेब्लिशिंग कंडीशन यूजिंग एक्सेल फॉर्मूला, इफ और देन वाले कंडीशंस, अप्लाई करेंगे डिफाइंड रूल्स, यूज फंक्शन इफ एंड और वी लुकअप, और कैटेगराइज करो कॉन्ट्रैक्ट को। तो जैसे यहाँ पे ये जो तीनों टाइप के कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसका आंसर तो अपन 109 में देखते हैं, पर ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, एग्जीक्यूटरी है कि डेरिवेटिव है, तो उसके लिए एक एडिशनल कॉलम बना दो कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और उसमें बता दो भाई डेरिवेटिव है कि क्या, अगर रूल्स फॉलो हुआ है तो। और वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, असाइन अप्रोप्रिएट लेबल्स वगैरह। तो यहाँ पे भी पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई, फिर एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट था, यू हैव टू डिफाइन द रूल्स, इफ और देन यूज करेंगे। तो अगर थियोरेटिकल भी क्वेश्चन है तो भी हम उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू अपन इंटीग्रेट कर सकते। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है 3 to 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। जी सर, यस। क्वेश्चन नंबर 4, एंटिटी प्रोवाइड्स ब्रॉडबैंड सर्विस, जैसे एयरटेल है, जियो है, टू इट्स कस्टमर अलोंग विथ वॉइस कॉल सर्विस। सो प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रॉडबैंड सर्विस अलोंग विथ वॉइस कॉल सर्विस। कस्टमर बाइज modem from the entity, however customer can get the connection from entity and modem from any other vendor also। तो कौन सा कनेक्शन, या तो ब्रॉडबैंड का होगा या तो वॉइस कॉल। नाउ इंस्टॉलेशन एक्टिविटी रिक्वायर लिमिटेड एफर्ट एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट। इट हैज वेरियस प्लान्स वेयर इट प्रोवाइड्स आइदर ब्रॉडबैंड और वॉइस, तो और बोथ। तो यहाँ पे देखो तो 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया एज पर इंड AS 115। कौन कौन सा, पहला हो गया कौन सा, ब्रॉडबैंड सर्विस, फिर वॉइस कॉल और मोडम।
अब हम लोग को ये नहीं बताना है 115 का, हमको पूछा क्या देखो, कमेंट ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्टिंक्ट बाय यूजिंग, क्या टेक्नोलॉजी इसका आंसर दे सकता है कि नहीं, तो अपन वो फॉर्मूला बनाएंगे, इफ ऐसा हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो फिर वो क्या रहेगा, सेपरेटली आइडेंटिफाई। तो हम लोग ऑटोमेट करने का कोशिश कर रहे हैं थियरी के क्वेश्चंस को भी। हाँ, जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व होएगा, प्रोविजंस इन्वॉल्व होएगा, वहां पे हम लोग ऑटोमेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वी हैव टू एनालाइज द क्लॉजेस, वो हाईलाइट किया, तो उसको कोडिफाई करना, असाइन बुलियन वैल्यूज। अब ये थोड़ा टेक्निकल आया, वर्ड याद रखोगे तो अच्छा है। बुलियन वैल्यूज मतलब या तो सच है या तो झूठ है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स। Boolean values means a result that can only have one of the two possible values. तो यहाँ पे या तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्टिंक्ट रहेगा या तो नहीं रहेगा। इवेल्युएट करने का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और डेवलप करने का एल्गोरिथम। पिछले वाले में क्या था, उसमें भी अपने को ऑटोमेशन करना था, तो उसमें क्या था, वो लोग बोले थे आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या बोला, आइडेंटिफाई द क्लॉज भी लिख सकते हो और एनालाइज द क्लॉज। उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और डिफाइन करते हैं रूल्स। या वहां पे डिफाइन कर रहे थे रूल्स, यहाँ पे क्या बोला, कोडिफाइड। डेफिनेटली एक एक बार इसको लिख लेना चाहिए, एक आंसर को, ताकि एग्जाम में अपना क्लैरिटी रहे। और टीवाई के क्वेश्चन वन, उसमें भी आपको यहाँ पे ऑटोमेट करने को बोला है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, इंडेक्स 108 के ऊपर। सो टी लिमिटेड इज एंगेज इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर रनिंग ए फ्लीट ऑफ बसेस एट डिफरेंट रूट्स। तो तीन सेगमेंट आपको दिया और सब सेगमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया। तो यहाँ पे क्या बोला, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व टू ऑटोमेट द प्रोसेस to determine whether it is appropriate to aggregate segment 1 and 2 with reference to index 108। तो 108 आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग के ऊपर है, पर आंसर अपने को ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। तो यहाँ पे भी सेम बात है, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द डेटा और ensure that data includes segment specific information, define the criteria, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और अगर सेगमेंट रिपोर्टिंग में क्या होता है, जो सेगमेंट्स में सिमिलैरिटी ऑफ नेचर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं बालाजी टेलीफिल्म्स का, तो वहां पे वो लोग सेगमेंट कैसे बना सकते हैं, या तो जोग्राफिकल सेगमेंट बना सकते हैं। और जोग्राफिकल सेगमेंट किस बेसिस पे बनेगा, लैंग्वेज के बेस पे बनेगा। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, ठीक है। तो इंग्लिश में कौन कौन सा मूवीज वो लोग बना रहे हैं, कौन कौन सा टीवी शोज बना रहे हैं, हिंदी में कौन कौन सा मूवीज बना रहे हैं, कौन कौन सा टीवी शोज बना रहे हैं या वेब सीरीज बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सेगमेंट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। दूसरा तरीका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के हिसाब से कैसा होगा, मूवी वाले एक तरफ, अब वो मूवी में जो भी लैंग्वेज आ गया, उसमें हिंदी भी आ गया, गुजराती भी आ गया, बांग्ला भी आ गया, तो मूवी वाले एक तरफ। फिर दूसरा आ जाएगा आपका टीवी शोज वाले एक तरफ, एडवर्टीजमेंट वाले एक तरफ, बराबर है। और क्या बच गया अपना, वेब सीरीज वाले एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो सेगमेंट रिपोर्टिंग किया, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। ऊपर जो सेगमेंट रिपोर्टिंग किया, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। तो जो एक ही उसको बिलोंग करते हैं, तो सेम नेचर कैरेक्टरिस्टिक रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो आपको नेचर समझना है, नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज क्या है, ताकि सेगमेंट, आपका टेक्नोलॉजी भी सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। सो यूटिलाइज द ऑटोमेटेड एनालिसिस टूल्स, अप्लाई द एल्गोरिदम। अगर आप देखो ना, कुछ वर्ड्स यूज करने का, कोडिफाइड, एल्गोरिदम, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द क्लॉजेस, ये सब वर्ड्स यूज आप कर सकते हैं। Document the rationale behind the decision. Use tools such as business intelligence software, data visualization. नहीं नहीं, कहाँ पे इंडेक्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो जीरो मत मिलेगा ना, इंडेक्स के बारे में पूछा ही नहीं है। यहाँ पे बोला है व्हाट स्टेप्स टू बी फॉलोड टू ऑटोमेट द प्रोसेस। योर आंसर जो सजेस्टेड में बोला वैसे है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है टीवाई के क्वेश्चन टू।
New way decide to enter into a market that is currently experiencing economic difficulty and expect that in future the economy will improve. New way enters into arrangement with a customer in the new region for networking products for promise consideration of 12,50,000. अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन हमने इंडेस 115 का मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कौन सा था? इंडेस 115 का मॉड्यूल क्वेश्चन 1 था कि वो प्रोबेबिलिटी होता है ना, अगर अपने को पैसा आने वाला है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं आने वाला है तो नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा भी था क्वेश्चन 1 में, पाकिस्तान या श्रीलंका, ये वो वाला क्वेश्चन। At contract inception, new way wants to define criteria for identifying the contract, enforceable right, obligation, and terms consideration, establish rules to link relevant transaction to specific contract, and assign unique identifiers to each contract. मतलब कॉन्ट्रैक्ट नंबर वगैरह। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यू हैव टू एडवाइज द स्टेप्स टू ऑटोमेट द प्रोसेस टू परफॉर्म द अबाउट टास्क। टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप ऑटोमेशन कर दे वैसा। तो यहाँ पे भी हमको कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन जो हम एज ए स्टूडेंट आंसर दे रहे थे, उसको ये लोग बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर दो, ऑटोमेट। तो आप टेक्नोलॉजी को पहले तो बताओगे कौन कौन से पॉइंट है, तो वही बातें आएगा यहाँ पे। यू हैव टू डिफाइन द पैरामीटर्स, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, वो सब बात। तो यहाँ पे इंटीग्रेट द सेट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम शॉल बी अनेबल टू कॉन्फ़िगर ए मैकेनिज्म, इसको हम लोग सर्कल करेंगे, कॉन्फ़िगर ए मैकेनिज्म। इंटीग्रेट द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम विथ अदर ऑपरेशनल सिस्टम्स। तो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सेल्स से सीआरएम से इंटीग्रेट होएगा। असाइन स्पेसिफिक टैग्स और एट्रीब्यूट्स टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या? जैसे प्रोडक्ट का होता है ना, प्रोडक्ट का नंबर होता है, कोडिंग होता है। तो अगर 5 सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग का है, इन्वेंट्री का है, पेरोल का है, या एम्प्लॉय के कोड क्यों होते हैं? आपका आधार कार्ड नंबर क्यों होता है? ताकि आप दुनिया में किधर भी जाओ, कहीं पे भी यूज हो, तो वो आधार कार्ड इलेक्ट्रिसिटी, गैस, रेसिडेंस, सब जगह वो, तो नंबर के थ्रू आप 50 जगह आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो इसके लिए वो लोग बोल रहे हैं असाइन करो नंबर, असाइन करो स्पेसिफिक टैग, यूज कस्टम क्वेरीज और प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। इन एडिशन टू अबव, कंसिडर यूटिलाइजिंग ओसीआर टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का टेक्नोलॉजी, अप्लाई मशीन लर्निंग, यूटिलाइज वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल्स। मशीन लर्निंग क्या होता है? जैसे यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब को पता चल जाता है आपके हर एक बच्चे के यूट्यूब में सजेस्टेड यूट्यूब वीडियोस अकॉर्डिंग टू पास्ट हिस्ट्री होता है। अब वहां पे कोई बैठा हुआ नहीं है कि चलो ये बच्चे को ये वीडियो दिखाते हैं, इसको ये वीडियो दिखाते हैं। वो आपके पास्ट हिस्ट्री की वजह से सजेशन जाता है। तो दैट इज, यूट्यूब के सर्वर लर्न करके आपको सजेस्ट करते हैं। तो दैट इज व्हाट? मशीन लर्निंग। प्रेडिक्शन, मशीन भी प्रेडिक्ट करता है। तो ये टेक्नोलॉजी यूज करके, तो इन शॉर्ट, ये जो इनमें ज्यादा डूबेंगे तो गड़बड़ होएगा। तो आपको इनमें कैसा करना है? 8 से 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो जो मैं सर्कल किया, अंडरलाइन किया, प्रैक्टिस कर लेना है। और वो वर्ड्स, एल्गोरिदम हो गया, आइडेंटिफाई द क्लॉजेस हो गया, डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कुछ अच्छी अच्छी लाइन यूज कर लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो लिखोगे ही, मशीन लर्निंग भी यूज कर लो। ठीक है, तो वो सारी बातें ऐसे।